गुरुत्वाकर्षण के दूसरे पार्ट में हम समझेंगे कैप्लर्स के ग्रह गति के नियम। ग्रह गति क्या होती है? हम सब जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये हम जानते हैं। तो वो जो गति करते हैं उनके चारों तरफ किस तरह से परिक्रमा करते हैं, उसको समझाने के लिए जोहान्स केपलर द्वारा 3 नियम दिए गए। तो उन 3 नियमों को हम समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह किस तरह से परिक्रमा कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो किस तरह से पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, इसको हम समझेंगे। तो ये है केपलर्स के ग्रह गति के 3 नियम। ठीक है, तो इन 3 नियमों को ब्रीफली हम देख लेते हैं, फिर इनको गहराई से हम आगे समझेंगे। पहला नियम है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस कक्षा में परिक्रमा करता है उसका पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। कक्षा से क्या मतलब है कि जो परिक्रमा करने वाला जो पथ है वो कहलाता है कक्षा, ऑर्बिट कहलाता है। ठीक है, तो जिस कक्षा में वो परिक्रमा कर रहा है वो पथ कैसा होता है? वो दीर्घवृत्ताकार होता है। और दीर्घवृत्ताकार कक्षा के 2 नाभिकों में से एक पर सूर्य स्थित होता है, एक पर सूर्य विराजमान होता है। ये है केपलर की गति का, ग्रह गति का पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम है कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल की दूरी को तय करती है। किस तरह से समान क्षेत्रफल में दूरी तय करती है उसको अभी हम समझेंगे। और तीसरा नियम है कि सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी का घन, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी का घन उसके समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये 3 नियम किस किस तरह से काम करते हैं देखें। पहला नियम पहले लेते हैं हम। एक ग्रह की कक्षा, ऑर्बिट, दीर्घवृत्ताकार, एलिप्स, दीर्घवृत्ताकार को बोलते हैं एलिप्स, एलिप्टिकल होता है, और जिसके एक नाभिक पर सूर्य होता है। देखो वृत्त तो हम जानते हैं, ठीक है, ये वृत्त है, इसका ये नाभिक है। ठीक है, उसका एक नाभिक है, और इसका नाभिक का क्या मतलब है कि परिधि से जो इसकी दूरी है वो यहाँ से ये दूरी, यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, ये सभी दूरी कैसी आएगी? बराबर आएगी। ये हम जानते हैं। एक वृत्त में नाभिक से जब परिधि की तरफ एक रेखा खींची जाती है तो सभी जगह पर वो उसका नाप कैसा होता है? एक बराबर होता है, जिसको हम त्रिज्या भी कहते हैं। तो ये दूरी सब जगह बराबर आती है। अब अगर इस वृत्त को दबा के समझो चपटा कर दिया या थोड़ा सा फैला दिया तो ये कैसा हो जाएगा? उसका शेप इस तरह का हो जाएगा। तो ये जो वृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ मतलब बड़ा, वृत्ताकार यानी वृत्त को थोड़ा सा दीर्घ कर दिया, बड़ा कर दिया, तो ये दीर्घ वृत्ताकार शेप हो जाता है। तो इस दीर्घ वृत्ताकार शेप में क्या होता है? 2 नाभिक होते हैं। तो ये 2 नाभिक किस तरह से होते हैं? देखो, कोई बिंदु ले लो, यहाँ पे परिधि पर एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु से हमने एक नाभिक को मिलाया और दूसरे नाभिक को मिलाया। तो मान लीजिए पहले नाभिक को मिलाने वाली दूरी हो गई L1 और दूसरे नाभिक को मिलाने वाली हो गई दूरी L2। तो जो ये L1 और L2 का जो योग होता है वो योग हमेशा स्थिर रहता है। मान लीजिए दूसरा बिंदु है, इस दूसरे बिंदु को पहले नाभिक से मिलाया और दूसरे नाभिक से मिलाया। मान लीजिए ये L3 है, ये L4 है, तो इसका मान भी कितना होगा? जितना L1 और L2 का मान था उतना ही मान L3 और L4 का होगा। यानी कि किसी भी बिंदु से दोनों नाभिक को मिलाने वाली जो रेखा है उसका अनुपात सभी बिंदुओं से अगर हम खींचेंगे तो उनका अनुपात एक जैसा होगा। तो इस तरह का जो शेप है ये शेप कहलाता है एलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार कहलाता है। और इसके जो 2 नाभिक होते हैं, ये 2 नाभिक, उसके केपलर के नियम के अनुसार उसके एक नाभिक पर कौन विराजमान है? सूर्य विराजमान है, और ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये केपलर की गति का, ग्रह गति का पहला नियम है कि जो कक्षा है, जिस पथ पर ये परिक्रमा कर रहे हैं वो क्या है? पहली बात तो दीर्घवृत्ताकार है, और दूसरी बात क्या है? वो दीर्घवृत्ताकार के 2 नाभिकों में से एक पर सूर्य विराजमान है। ऐसा नहीं है कि सूर्य बीच में है, सूर्य कहाँ पर है? एक तरफ है, और इस तरह से उसकी परिक्रमा, ग्रह की परिक्रमा हो रही है। ठीक है, अगला है
केपलर के द्वारा दिया गया दूसरा नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस तरह से परिक्रमा करते हैं कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। देखिए अब क्या होता है, जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो जो इनको मिलाने वाली ये सूर्य का केंद्र हो गया और ये ग्रह का केंद्र हो गया, इनको जो मिलाने वाली रेखा है, ये जितने समय में ये ग्रह गति कर रहा है, जितने समय में वो इस जगह पर पहुंचा है और यहाँ पे मिलाने वाली रेखा हो गई, तो इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो जब ये ग्रह यहाँ से लेके यहाँ पहुँचेगा तो ये जो क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी कि समान समय में, तो समझिए यहाँ से जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे तो उसकी दूरी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये कम समय में कम दूरी, ज़्यादा समय में कम दूरी तय कर पाएगा। और यहाँ पे जैसे जैसे वो सूर्य के नज़दीक आएगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे उसका क्षेत्रफल कम होता जाएगा और समय बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जब सूर्य से ग्रह दूर है तो उसकी गति कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। और जैसे जैसे वो सूर्य के नज़दीक आता है उसकी गति बढ़ जाती है। इसीलिए वो समान समय के अंदर समान क्षेत्रफल की दूरी तय करता है। ये बताया जा रहा है केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार। समझ में आया किस तरह से हुआ? ये जो जितनी दूरी तय कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में जितनी दूरी तय करता है, जितना समय लगता है, समझिए ग्रह को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में, एक पूरी परिक्रमा करने में जितना समय लगता है, उस समय को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक छोटी सी दूरी को मान लेते हैं कि इतने समय में, समझिए 30 दिन के अंदर इतनी दूरी तय करते हैं, तो अगले 30 दिन के अंदर कितनी दूरी तय की जाएगी? तो वो जो पहले वाले 30 दिन में जितना क्षेत्रफल तय किया गया है उतना ही क्षेत्रफल अगले 30 दिन में तय होगा। तो ये दीर्घवृत्ताकार है, तो ये हम समझ सकते हैं कि जो क्षेत्रफल, जैसे एक चित्र और बना लेते हैं, ये वाला बन गया, ठीक है, यहाँ पे सूर्य है, तो जो क्षेत्रफल यहाँ से और यहाँ के बीच में होगा और ये जो क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये तो इतनी दूरी है यहाँ पे, तो इनका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ पर तो इसके द्वारा तय की गई इतनी सी दूरी और यहाँ पे तय की गई ज़्यादा दूरी। तो ये केपलर ने स्टडी करके बताया कि जब सूर्य के दूर होता है ग्रह तो उसकी गति होती है धीमे, और जब सूर्य के नज़दीक होता है ग्रह तो वह तेज़ी से गति करता है। तो ये है केपलर की गति का द्वितीय नियम। तीसरा नियम है कि सूर्य से ग्रह की दूरी r, इसको r मान लेते हैं, सूर्य से ग्रह की दूरी को, और का घन, घन का मतलब 3 की घात का घन समय के वर्ग के समानुपाती होता है। कौन से समय के? जो पूरी परिक्रमा यहाँ से लेकर यहाँ तक करने में जो परिक्रमा लगती है कैपिटल T से जिसको व्यक्त किया जाता है, तो इसका घन इनके वर्ग के समानुपाती होता है। तो r³ का जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगेगा, तो बराबर स्थिरांक बराबर इंटू t², तो स्थिरांक बराबर हो जाता है r³/t²। तो ये है केपलर की गति, ग्रह गति का तीसरा नियम। तो ये 3 नियम हमको केपलर ने समझाए थे। इन्हीं नियमों के आधार पर गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने हमें समझाया था। केपलर की गति के तीसरे नियम से उनको आइडिया लगा था कि जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उसमें ये जो r है, ये r का वर्ग कैसे होता है, ये उन्होंने हमको समझाया था। तो ये रहे हमारे केपलर की गति के 3 नियम। अगले वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि न्यूटन ने वर्ग, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होना कैसे सोचा, कैसे समझा। तो उसके सवाल के जवाब को हम ढूंढेंगे अगले वीडियो में। तो देखते रहिए। थैंक यू।